दीवार से सिर टिकाकर अंकिता शून्य में ताक रही थी। रोते रोते उसकी पलकें सूज गई थीं। अब भी कभी कभी एक आध आंसू पलकों पर आता और उसके गालों पर बह जाता। पास के कमरे में उसकी भाभी दहाड़े मार मार कर रो रही थीं। भाभी की बहन और भाभी उन्हें समझा रही थीं। भाभी के दोनों बच्चे ऋषि और रिनी सहमे हुए से माँ के पास बैठे थे। भाभी का रुदन कभी उसे सुनाई पड़ जाता। बुआ अंकिता के पास बैठी थीं और भी बहुत से रिश्तेदार घर में जगह जगह पर बैठे हुए थे। अंकिता का भाई और घर के बाकी दूसरे पुरुष अर्थी के साथ शमशान घाट अंतिम संस्कार करने जा चुके थे। अंकिता की आंखों से फिर आंसू बह निकले। माँ तो बहुत पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थीं। पिता ने ही उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला। उनकी उंगलियां पकड़कर दोनों भाई बहन ने चलना सीखा। इस लायक बने कि जिंदगी की दौड़ में शामिल होकर अपनी जगह बना सकें। और आज वही पिता अपने जीवन की दौड़ पूरी कर इस दुनिया से चले गए। वह पिता की याद में फपक पड़ी। पास में बैठी बुआ उसे दिलासा देते हुए खुद भी भाई की याद में बिलखने लगीं। घड़ी ने 5:30 बजाए तो रिश्तों की एक दो महिलाएं घर की औरतों के नहाने की व्यवस्था करने में जुट गईं। दाह संस्कार के पुरुषों के लौटने से पहले घर की महिलाओं का स्नान हो जाना चाहिए। भाभी और बुआ के स्नान करने के बाद बेमन से उठकर अंकिता ने भी स्नान किया। कैसी अजीब रस्में हैं, अंकिता सोच रही थी। व्यक्ति के मरते ही इस तरह से घर के लोग स्नान करते हैं जैसे कि कोई छूत की बीमारी थी जिसके दूर हटते ही स्नान करके लोग शुद्ध हो जाते हैं। धर्म और उसकी रूढ़ियाँ संस्कार हैं कि कुरीतियाँ। इंसान की भावनाओं का ध्यान नहीं है, बस लोग आडंबर में फंस जाते हैं। औरतों का नहाना हुआ ही था कि शमशान घाट से घर के पुरुष वापस आ गए और घर के बाहर बैठ गए। घर की महिलाएं अब पुरुषों के नहाने की व्यवस्था करने लगीं। उसी शहर में रहने वाले कई रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बाहर से ही अपने अपने घरों को लौट गए। उन्हें विदा कर भैया भी नहाने चले गए। नहाकर अंकिता का भाई आनंद आकर बहन के पास बैठ गया तो अंकिता भाई के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। भाई की आंखें भी भीग गईं। वह छोटी बहन के सिर पर हाथ फेरने लगा। रो मत अंकिता, मैं तुम्हें कभी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तेरा ये घर हमेशा तेरे लिए वैसा ही रहेगा जैसा पिताजी के रहते था। बड़े भाई ने कहा तो अंकिता के दुखी मन को काफी सहारा मिला। जीजा जी, बाबूजी का बिस्तर और तकिया किसे देने हैं? आनंद के छोटे साले ने आकर पूछा। अभी तो उन्हें यहीं रहने दे राज, ये सब बाद में करते रहना, इतनी जल्दी क्या है? आनंद के बोलने से पहले ही बुआ बोल पड़ी। नहीं बुआ, ये लोग हैं तो ये सब हो जाएगा, फिर मेहमानों के सोने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। राज, तुम पिताजी का बिस्तर और कपड़े वृद्धाश्रम में दे आओ, वहाँ किसी के काम आ जाएंगे। आनंद ने तुरंत उठते हुए कहा। लेकिन भैया, पिताजी की निशानियों को अपने से दूर करने की इतनी जल्दबाजी क्यों? अंकिता ने एक कमजोर सा प्रतिपादन करना चाहा, लेकिन तब तक आनंद राज के साथ पिताजी के कमरे की तरफ जा चुके थे। लगभग 15 मिनट बाद भैया की आवाज आई। अंकिता, जरा यहाँ आना। अपने को संभालते हुए अंकिता पिताजी के कमरे में गई। देख अंकिता, तुझे पिताजी की याद के तहत उनकी कोई वस्तु चाहिए तो ले ले, आनंद ने कहा। भाभी को शायद कुछ भनक लग गई और वे तुरंत आकर दरवाजे पर खड़ी हो गईं। अंकिता समझ गई कि भाभी ये देखना चाहती हैं कि वह क्या ले जा रही है। पिताजी की पढ़ने वाली मेज पर उनका और माँ का शादी के बाद का फोटो रखा हुआ था। अंकिता ने जाकर वह फोटो उठा लिया। इस फोटो को संभाल कर रखेगी वह। पिताजी की सोने की चैन और 2 अंगूठियां फोटो के पास ही एक छोटी सी ट्रे में रखी थीं, जिन्हें माँ ने घर के खर्चे के लिए मिले पैसों में बचा बचा कर अलग अलग अवसरों पर पिताजी के लिए बनवाया था। चूंकि ये चैन और अंगूठियां माँ की निशानियां थीं, इसलिए पिताजी इन्हें कभी अपने से अलग नहीं करते थे। अंकिता ने फोटो को कसकर सीने से लगाया और तेजी से पिताजी के कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते उसने देख लिया कि भाभी की नज़रें ट्रे में रखी चीज़ों पर जमी हैं और चेहरे पर एक राहत का भाव है कि अंकिता ने उन्हें नहीं उठाया। उसके मन में एक वितृष्णा का भाव पैदा हुआ कि थोड़ी देर पहले भैया के दिलासा भरे शब्दों में कितना खोखलापन था। उसे ये समझ में आ गया। भैया के दोनों सालों ने मिलकर पिताजी के कपड़ों और बाकी सामान की गठरियाँ बनाई और वृद्धाश्रम में पहुंचा आए। पिताजी का लोहे वाला पुराना फोल्डिंग पलंग और स्टूल, कुर्सी, मेज और बेंचें वहां से उठाकर सारा सामान छत पर डाल दिया कि बाद में बेच देंगे। भाभी की बड़ी भाभी ने कमरे में फिनाइल का पोछा लगा दिया। पिताजी उस कमरे में 50 वर्षों तक रहे, लेकिन भैया ने 1 घंटे में ही उन 50 वर्षों की सारी निशानियों को धो पोंछ कर मिटा दिया। बस उनकी चैन और अंगूठियां भाभी ने झट से अपने सेफ में पहुंचा दी। रात को भाभी की भाभीियों ने खाना बनाया। अंकिता का मन खाने को नहीं था, लेकिन बुआ के समझाने पर उसने नाम चारे को खा लिया। सोते समय अंकिता और बुआ ने अपना बिस्तर पिताजी के कमरे में ही डलवाया।
पलंग तो था नहीं, जमीन पर ही गद्दा डलवाकर दोनों लेट गईं। बुआ ने पूरे कमरे में नजर डालकर एक गहरी आह भरी। बुआ के लिए भी उनका मायका उनके भाई के कारण ही था। अब उनके लिए भी मायके के नाम पर कुछ नहीं रहा। रमेश बाबू ने अपने जीते जी न बहन को मायके की कमी खलने दी, न बेटी को। कहते हैं मायका माँ से होता है, लेकिन यहाँ तो पिताजी ने ही हमेशा उन दोनों के लिए माँ की भूमिका निभाई। बेटा, अब तू भी असीम के पास सिंगापुर चली जाना। वैसे भी अब तेरे लिए यहाँ रखा ही क्या है। आनंद का रवैया तुझे पता ही है। जो अपने जन्मदाता की यादों को एक घंटे भी संभाल कर नहीं रख पाया, वो तुझे क्या पूछेगा। बुआ ने उसकी हथेली को थपथपाकर कहा। अनुभवी बुआ की नजरें उसके भाई भाभी के भाव पहले ही ताड़ गई थीं। हाँ बुआ, सच कहती हो। बस पिताजी की तहर भी हो जाए तो चली जाऊंगी। उन्हीं के लिए तो इस देश में रुकी थी। अब जब वही नहीं रहे तो। अंकिता के आगे के शब्द उसकी रुलाई में दब गए। बुआ देर तक उसका सिर सहलाती रहीं। पिताजी ने अंकिता के विवाह की एक एक रस्म इतनी अच्छी तरह पूरी की थी कि लोगों को तथा खुद उसको भी कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। पिताजी ने 2 साल पहले उसकी शादी असीम से की थी। साल भर पहले असीम को सिंगापुर में अच्छा जॉब मिल गया। वह अंकिता को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पिताजी की नर्म गर्म तबीयत देखकर वह असीम के साथ सिंगापुर नहीं गई। असीम का घर इसी शहर में था और उसके माता पिता नहीं थे। अतः असीम के सिंगापुर जाने के बाद अंकिता अपनी नौकरानी को साथ ले जाकर वहीं रहती थी। असीम छुट्टियों में आ जाता था। अंकिता ने बहुत चाहा कि पिताजी उसके पास रहें, पर इस घर में बसी माँ की यादों को छोड़कर वे जाना नहीं चाहते थे। इसलिए वही हर रोज दोपहर को पिताजी के पास चली आती थी। बुआ बड़ोदरा में रहती थीं, उनका भी बार बार आना संभव नहीं था, और अब तो उनका भी इस शहर में क्या रह जाएगा। पिताजी की तीसरे दिन की रस्म हो गई। शाम को अंकिता बुआ के साथ आंगन में बैठी थी। असीम के रोज फोन आते और उससे बात कर अंकिता के दिल को काफ़ी तसल्ली मिलती थी। असीम और बुआ ही तो अब उसके अपने थे। बुआ के सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ बुआ, आपको थोड़ा आराम मिलेगा, कहकर अंकिता चाय बनाने के लिए रसोई घर की ओर चल दी। रसोई घर का रास्ता भैया के कमरे के बगल से होकर जाता था। अंदर भैया भाभी, उनके बच्चे, भाभी के दोनों भाई बैठे बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत का कुछ अंश उसके कानों में पड़ा तो न चाहते हुए भी उसके कदम दरवाजे की ओट में रुक गए। वे लोग पिताजी के कमरे को बच्चों के कमरे में तब्दील करने का सलाह मशवरा कर रहे थे। बच्चों के लिए फर्नीचर कैसा हो, कितना हो, दीवारों के पर्दों का रंग कैसा हो और एक अटैच बाथरूम भी बनवाने पर विचार हो रहा था। सब लोग उत्साह से अपनी अपनी राय दे रहे थे। बच्चे भी पुलक रहे थे। अंकिता का मन खट्टा हो गया। इन बच्चों को पिताजी अपनी बाहों और पीठ पर लाद लाद कर घुमा करते थे। इनके बीमार हो जाने पर भैया भाभी भले ही सो जाते, लेकिन पिताजी इनके सिरहाने बैठे रात रात भर जागते। अपनी तबीयत खराब होने पर भी बच्चों की इच्छा से चलते, उन्हें बाहर घुमाने ले जाते। और आज वे ही बच्चे 3 दिन में ही अपने दादाजी की मौत का गम भुलाकर अपने कमरे के निर्माण को लेकर कितने उत्साहित हो रहे हैं। खैर, ये तो फिर भी बच्चे हैं। जब बड़ों को ही किसी बात का लेश मात्र ही रंज नहीं तो इन्हें क्या कहना। सबके सब उस कमरे की सजावट को लेकर ऐसे बातें कर रहे हैं मानो पिताजी के जाने की राह देख रहे थे कि कब वे जाएं और कब ये लोग उनके कमरे को हथिया कर उसे अपने मन मुताबिक बच्चों के लिए बनवा लें। ये तो पिताजी की तगड़ी पेंशन का लालच था, नहीं तो ये लोग तो कब का उन्हें वृद्धाश्रम में भिजवा चुके होते। अंकिता से और अधिक वहां खड़ा नहीं रहा गया। उसने रसोई घर में जाकर चाय बनाई और बुआ के पास आकर बैठ गई। पिताजी की मौत के बाद दुख के 8 दिन 8 युगों के समान बीते। भैया भाभी के कमरे से आती खिलखिलाहटों की दबी दबी आवाज़ों से घावों पर नमक छिड़कने का सा एहसास होता था, पर बुआ के सहारे वे दिन भी निकल ही गए। 9वें दिन से आडंबर भरी रस्मों की शुरुआत हुई तो अंकिता और बुआ दोनों ही बिलक उठीं। 9वें दिन से रूढ़िवादी रस्मों की शुरुआत के साथ श्राद्ध पूजा में पंडितों ने श्लोकों का उच्चारण शुरू किया तो बुआ और अंकिता दोनों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। हर श्लोक में पंडित अंकिता के पिता के नाम रमेश के आगे प्रेत शब्द जोड़कर विधि करवा रहे थे। हर श्लोक में रमेश प्रेतस्य, शांति प्रीत्यर्थ शा प्रेतस्य आदि व्यक्ति के नाम के आगे बराबर प्रेत शब्द का उच्चारण इस प्रकार हो रहा था मानो वे कभी भी जीवित ही नहीं थे, बल्कि प्रेत योनि में भटकता कोई भूत था। अपने प्रियजन के नाम के आगे प्रेत शब्द सुनना उसकी यादों के साथ कितना घृणित कार्य लग रहा था। अंकिता से वहां और बैठा नहीं गया। वह भागकर पिताजी के कमरे में आ गई और उनकी शर्ट को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दी। कैसे हैं धार्मिक शास्त्र और कैसे थे उनके रचयिता।
क्या उन्हें इंसानों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था? जीते जागते इंसानों के मन पर कुल्हाड़ी चलाने वाली भावहीन रूढ़ियों से भरे शास्त्र और उनकी रस्में, जिनमें मानवीय भावनाओं की कोई कदर नहीं, आडंबर से युक्त रस्मों के खोखले कर्मकांड से भरे शास्त्र। धार्मिक कर्मकांड समाप्त होने के बाद जब पंडित चले गए, तब अंकिता अपने आप को संभाल कर बाहर आई। भैया और उनके बेटे का सिर मुंडा हुआ था। रस्मों के मुताबिक 9वें दिन पुत्र और पौत्र के बाल निकलवा देते हैं। उनके घुटे सिर को देखकर अंकिता का दुख और गहरा हो गया। कैसी होती हैं ये रस्में, जो पल पल इंसान को हादसे की याद दिलाती रहती हैं और उसका दुख बढ़ाती हैं। असीम को आखिर छुट्टी मिल ही गई और पिताजी की 13वीं पर वो आ गया। उसके कंधे पर सिर रखकर पिताजी की याद में और भैया भाभी के स्वार्थी पक्ष पर वह देर तक आंसू बहाती रही। अंकिता का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था उस घर में रुकने का, लेकिन पिताजी की यादों की खातिर वह रुक गई। 13वीं की रस्म पर भैया ने दिल खोलकर खर्च किया। लोग भैया की तारीफें करते नहीं थके कि बेटा हो तो ऐसा। देखो पिताजी की याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए कितना कुछ कर रहा है। दान पुण्य अन्नदान। 2 दिन तक सैकड़ों लोगों का भोजन चलता रहा। लोगों ने छक्कर खाया और भैया भाभी को ढेरों आशीर्वाद दिए। अंकिता, असीम और बुआ तटस्थ रहकर ये तमाशा देखते रहे। वे जानते थे कि ये सब दिखावा है, इसमें तनिक भी भावना या श्रद्धा नहीं है। ये कैसा धर्म है जो व्यक्ति को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के बजाय आडंबर और दिखावे का पाठ पढ़ाता है, ढोंग करना सिखाता है। जीते जी पिता को दवाइयों और खाने पीने के लिए तरसा दिया और मरने पर कोरे दिखावे के लिए झूठी रस्मों के नाम पर ब्राह्मणों और समाज के लोगों को भोजन करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों के भोजन पर हजारों रुपये फूंक कर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि पिताजी कई बार 2 बजे तक एक कप चाय के भरोसे तक भूखे रहते थे। अंकिता जब दोपहर में आती तो उनके लिए फल, दवाइयाँ और खाना लेकर आती और उन्हें खिलाती थी। रात को कई बार भैया व भाभी को अगर शादी या पार्टी में जाना होता था तो भाभी सुबह की 2 रोटियां एक कटोरी ठंडी दाल के साथ थाली में रखकर चली जाती। तब पिताजी या तो वही खा लेते या उसे फोन कर देते। तब वह घर से गर्म खाना लेकर आती और उन्हें खिलाती। अंकिता सोच रही थी कि श्राद्ध शब्द का वास्तविक अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया कर्म, लेकिन भैया जैसे कुपुत्रों और लालची पंडितों ने उसके अर्थ का अनर्थ कर डाला है। जीते जी पिताजी को भैया ने कभी कपड़े, शॉल, स्वेटर के लिए नहीं पूछा। इसके उलट अपने खर्चों और महंगाई का रोना रोकर हर महीने उनकी पेंशन हड़प लेते थे। लेकिन उनकी 13वीं पर भैया ने खुले हाथों से पंडितों को कपड़े, बर्तन आदि दान किए। अंकिता को याद है उसकी शादी से पहले पिताजी के पलंग की फटी चादर और बदरंग तकिए का कवर। विवाह के बाद जब उसके हाथ में पैसा आया, सबसे पहले उसने पिताजी के लिए चादरें और तकिए के कवर खरीदे थे। जीवित पिता पर खर्च करने के लिए भैया के पास पैसा नहीं था, लेकिन मृत पिता के नाम पर आज समाज के सामने दिखावे के लिए अचानक ढेर सारा पैसा कहाँ से आ गया। असीम ने 2 दिन बाद के अपने और अंकिता के लिए हवाई जहाज के 2 टिकट बुक करा दिए। दूसरे दिन भैया ने कुछ कागज अंकिता के आगे रख दिए। दरअसल पिताजी ने वह घर भैया और उसके नाम पर कर दिया था। अब तुम तो असीम के साथ सिंगापुर जा रही हो, और वैसे भी असीम का अपना खुद का भी मकान है। तो भैया ने बात आधी छोड़ दी, पर अंकिता उनकी मंशा समझ गई। भैया चाहते थे कि वह अपना हिस्सा अपनी इच्छा से उनके नाम कर दे, ताकि भविष्य में कोई झंझट ना रहे। हाँ भैया, इस घर में आपके साथ साथ आधा हिस्सा मेरा भी है। इन कागजों की एक कॉपी मैं भी अपने पास रखूंगी, ताकि मेरे पिता की यादें मेरे जीवित रहने तक बरकरार रहें। कठोर स्वर में बोलकर अंकिता ने कागज भैया के हाथ से लेकर असीम को दे दिए, ताकि उनकी कॉपी करवा सके। और हाँ भाभी, माँ के कंगन पिताजी ने तुम्हें दिए थे, अब पिताजी की अंगूठी और चैन आप मुझे दे देना निकाल कर। भैया भाभी के मुंह लटक गए। दोपहर को असीम और अंकिता ने पिताजी का पलंग, कुर्सी, टेबल और कपड़े वापस उनके कमरे में रख दिए। नया गद्दा पलंग पर डलवा दिया। पिताजी के कमरे और उसके साथ लगे अध्ययन कक्ष पर नजर डालकर अंकिता बुआ से बोली, मेरा और आपका मायका हमेशा यही रहेगा बुआ, क्योंकि पिताजी की यादें इसी जगह पर हैं। इसकी एक चाबी आप अपने पास रखना। मैं जब भी यहाँ आऊँगी आप भी आ जाया करना, हम यहीं रहा करेंगे। बुआ ने अंकिता और असीम को सीने से लगा लिया और तीनों पिताजी को याद करके रो दिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी में।